हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1, 2 और 3 से 3 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि अब तक मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताया, इन सभी को मैं आपको आंसर के साथ पढ़ा रहा था। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी आंसर के साथ बताने वाला हूँ, जो कि ठोस अवस्था और सेकेंड चैप्टर विलयन और थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन से लिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से भी लिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि आपको ये बेसिक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सकें। ठीक है, तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घनीय ठोस दो तत्वों पी एवं क्यू से बना है। ठीक है, घन के कोनों पर क्यू परमाणु एवं अंतः केंद्र पर पी परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, कोई घनीय ठोस है जो कि पी और क्यू तत्वों से बना है। ठीक है, इसके कोनों पर जो है क्यू परमाणु है और अंतः केंद्र पर पी परमाणु, यानी कि अंतः केंद्रित घनीय एक कोष्ठिका है। तो देखिए इसको हम करेंगे क्या। तो देखिए घन में जो परमाणु होते हैं, घन में परमाणु, ठीक है, कहाँ पर? क्यू पर। क्यू पर जो है 8 कोनों पर स्थित हैं। ठीक है, 8 कोनों पर स्थित हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 8 कोने होते हैं। तो देखिए घन में परमाणु क्यू जो है वो 8 अलग अलग कोनों पर स्थित है। अब हम निकाल लेते हैं क्यू परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो क्यू परमाणुओं की संख्या, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको पता होगा कि 8 कोने हैं, तो उससे जितने परमाणु हैं उससे हम डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 1/8। ठीक है, तो 8 × 1/8 आपका हो जाता है। ये जब मैं आपको अंतः केंद्रित एक कोष्ठिका जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने ये बताया था। ठीक है, तो 8 परमाणु है, 8 कोने हैं, तो 8 × 1/8 हो जाएगा। जब इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनली 8 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू परमाणुओं की संख्या आपकी 8 लेते हैं यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 से 8 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का 1 में गुणा तो 1। ठीक है, तो क्यू परमाणुओं की संख्या जो है 1 आ गई। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, केंद्र पर अंतः केंद्र पर पी परमाणु है। देखिए ऊपर अंतः केंद्र पर पी परमाणु है, तो अंतः केंद्र घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 1। तो हम लिख देते हैं अतः पी अंतः केंद्र पर स्थित है। ठीक है, इसको हम ब्लू से लिखते हैं, अंतः केंद्र पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा है, तो हम जानते हैं कि अंतः केंद्र पर अगर परमाणु स्थित है तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो पी में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, सॉरी पी परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो पी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। ठीक है, तो देखिए क्यू परमाणुओं की संख्या 1 आई, पी परमाणुओं की संख्या अंतः केंद्र में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। तो अब हम फार्मूला बता सकते हैं, चूंकि ठीक है प्रति एकक कोष्ठिका, प्रति एकक कोष्ठिका पी तथा क्यू परमाणुओं की संख्या का अनुपात, ठीक है, अनुपात क्या है? 1:1 है। ठीक है, कितना है? 1:1, क्योंकि 1 जो है आपकी परमाणुओं की संख्या आई क्यू की, और 1 आपके परमाणुओं की संख्या पी की परमाणु की संख्या आ गई। ठीक है, तो पी और क्यू के जो अनुपात है वो 1:1 का है, 1:1 का, यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं इस यौगिक का जो सूत्र होगा, यौगिक का सूत्र वो हो जाएगा 1:1 है तो पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर 1:2 होता तो पी क्यू 2 हो जाता, तो यहाँ पर पी क्यू इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी न्यूमेरिकल को इस प्रकार के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब पी तथा क्यू की और संयोजन संख्या पूछी जाए तो 8 होगी। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है जो कि दूसरे चैप्टर से है। तो देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है कि यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, जबकि यूरिया का अणुभार 60 दिया गया है। ठीक है,
तो देखिए यूरिया का जो विलयन है उसमें 6% आपका यूरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूरिया का भार, यूरिया का भार इक्वल टू 6% है, तो 100% में 6% कितना होगा, 6 ग्राम, ठीक है। तो हम 6 ग्राम लिख देते हैं। अब देखिए यूरिया का अणुभार लिख देते हैं, यूरिया का अणुभार जो कि है आपका 60, ऊपर दिया गया है, ठीक है, ये देखिए 60। अब यूरिया के मोलों की संख्या अगर हम ज्ञात करें यहाँ पर तो आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो पहले इतना समझ में आया, यूरिया का भार इतना दिया गया है, यूरिया का अणुभार इतना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात करें, यूरिया के मोलों की संख्या, ठीक है, तो फाइनली हो जाएगी यूरिया के मोलों की संख्या यानी कि यूरिया का भार अपान यूरिया का अणुभार, ये फार्मूला होता है। तो 6/60 हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनली आएगा 60 से जब आप इसको भाग देंगे तो 0.1 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 6/60 करेंगे तो 0.1 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जल का निकाल लेते हैं। तो जल का भार, ठीक है। तो जल का भार कितना है सोचिए, 6 ग्राम आपका 6% यूरिया है, तो 6 में से जो बाकी बचा वो आपका जल का भार है, ठीक है। तो 6 में से कितना बचा, 100 में से तो 94, ठीक है। 94 और 6 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 94 जो है इसका जल का भार हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं 100 - 6, जब आप इसको घटाएंगे तो 94 आ जाएगा, ठीक है। अब जल का अणुभार तो इसका अणुभार होता है स्टूडेंट 18, क्योंकि H2O होता है, H का अणुभार होगा 1, तो 1 का 2 में गुणा 2 और 16 इसका यानी कि 18, ठीक है। तो 18 लिख देते हैं। अब सिंपली आप क्या कीजिए, इसके मोलों की संख्या ज्ञात कर दीजिए, जल के मोलों की संख्या, ठीक है। तो क्या करेंगे, भार अपान अणुभार, तो जल का भार कितना है 94 अपान अणुभार है आपका 18, ठीक है। तो देखिए ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 5.2, ठीक है। समझ में आया, 5.2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, मोल प्रभार आपको ज्ञात करना है, तो पहले एक का हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम यूरिया का ज्ञात कर लेते हैं, यूरिया, क्योंकि एक का ज्ञात हो जाएगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। तो यूरिया का मोल प्रभाज, ठीक है। तो जिसका मोल प्रभाज हम ज्ञात करेंगे उसके जो है उसको मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे। तो जैसे यूरिया का मोल प्रभाज कितना है, तो इसका फार्मूला होता है यूरिया के मोलों की संख्या। तो देखिए कितना हमने निकाला 0.1, तो 0.1 अपान यूरिया प्लस जल दोनों के मोलों की संख्या, ठीक है। तो यूरिया के मोलों की संख्या 0.1 प्लस जल के मोलों की संख्या 5.2, यानी कि जिसका हम मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे उसको ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका फाइनली कितना आ जाएगा जोड़ने पर, तो इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे 0.1 को और इसको, तो 0.1 प्लस 5.3, ठीक है। अब इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, देखिए इसको कट कर देते हैं पॉइंट को, तो आपका जाएगा 1/53, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.0188। इसको आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें निकालना है यूरिया का मोल प्रभाज में ज्ञात हो गया, अब जल का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक का ज्ञात हो जाता है, ठीक है, जब मैं ये आपको पढ़ा रहा था, तो आप दूसरे का भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 1 से घटा कर, जितना आया है उसको 1 से घटा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों के मोल प्रभाज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो 1 को इससे घटा दीजिए तो 1 - 0.0188, यानी कि फाइनली आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा 0.981 ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, 1 में से हम इसको घटा देंगे, आपका 0.9812 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका होगा जल का मोल प्रभाज और ये आपका होगा यूरिया का मोल प्रभाज, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा तीसरे चैप्टर से है, जो कि है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि गर्म करने पर HGO अपघटित हो जाता है, ठीक है, और परंतु MgO अब नहीं, क्यों, ठीक है। यानी कि गर्म आप करें अगर HGO को तो ये 2 भागों में यानी कि ये टूट जाता है, अपघटित हो जाते हैं इसके आयन, बट MgO नहीं, क्यों। तो देखिए इसका एक कारण है जो कि आपको लिखना है। तो देखिए क्या लिखना है आपको, जो धातु, ठीक है,
विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu यानी कि कॉपर से नीचे हैं उनके ऑक्साइड, ठीक है। जैसे Hg है आपका, ठीक है। तो इसका ऑक्साइड और Mg का ऑक्साइड, तो जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे हैं उनके ऑक्साइड जो है कम अस्थायी होते हैं, ठीक है, कम अस्थायी होते हैं और वे गर्म करने पर आसानी से अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, अपघटित हो जाते हैं। तो समझ में आया? समझ लीजिए एक बार। जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे हैं उनके ऑक्साइड कम अस्थायी होते हैं और वे गर्म करने पर आसानी से अपघटित हो जाते हैं। यानी कि Hg जो है ये कॉपर से नीचे है और इसीलिए इसका ऑक्साइड जो है वो कम अस्थायी होता है और जल्दी से अपघटित हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका वो रिएक्शन, तो 2HgO, ठीक है, हमने क्या किया, इनको गर्म किया, ठीक है। अब हुआ क्या, 2Hg अलग हो गया और प्लस O2 अलग हो गया, क्योंकि वो है आगे 2 है तो O2 लिख सकते हैं, ठीक है। बट व्हेन वी वांट टू, ठीक है, MgO को जब हम करेंगे अपघटित तो इसको गर्म करेंगे तो ये आपका कोई विघटन नहीं होगा, ठीक है, इसका जो है कोई अपघटन नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो तत्व कॉपर से विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे हैं उनके ऑक्साइड कम अस्थायी होते हैं और वे गर्म करने पर आसानी से अपघटित हो जाते हैं। तो जो Hg है वो कॉपर से नीचे है, ठीक है, इसीलिए इसके जो है यौगिक आसानी से अपघटित हो जाते हैं, इसके जो है ऑक्साइड, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 3 लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।